هل سبق وشعرت بأن العالم من حولك ينهار وأنك عاجز تماما عن فعل أي شيء حيال ذلك؟ وهل أصبح القلق والتوتر رفيقين دائمين في حياتك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فاعلم أنك لست وحدك. ولكن ماذا لو أخبرتك أن البشر ومنذ 2000 عام قد وجدوا طريقة فعالة ومجربة للتعامل مع كل هذه المشاعر؟ اليوم سنتحدث عن الفلسفة الرواقية، وسنستعرض معا 50 مبدأ رواقيا والتي لديها القدرة على تغيير حياتك جذريا. لا تقلقوا، لن نقدم لكم قائمة مملة وطويلة. بدلا من ذلك سنركز على جوهر هذه المبادئ، على 5 أفكار محورية تجمعها كلها ويمكنك البدء في تطبيقها في حياتك اليومية منذ الآن. تابعونا لتكتشفوا كيف يمكن لفلسفة قديمة أن تصبح مصدر قوتكم الخارقة في عالمنا المعاصر. لنبدأ رحلتنا الصغيرة في الزمن. ولدت الفلسفة الرواقية في اليونان القديمة، ثم ازدهرت وتألقت لاحقا في الإمبراطورية الرومانية، واللافت حقا أن أتباعها كانوا من مشارب مختلفة تماما. الإمبراطور ماركوس أوريليوس أحد أقوى حكام عصره، والسينيكا الكاتب المسرحي الثري ومستشار الإمبراطور، وبيكتيتوس الذي بدأ حياته عبدا، إمبراطور، مستشار، وعبد. كلهم وجدوا في هذه الفلسفة الواحدة مفتاحا للقوة الداخلية والسكينة. كيف يعقل ذلك؟ دعونا نتعمق ونكتشف. तो चलिए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं, एक ऐसे विचार से जो पूरे स्टोइक दर्शन का आधार है। अगर आप इसे अकेले भी समझ ले तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत हो जाएगी। इसे नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। सुनने में थोड़ा वैज्ञानिक लगता है, लेकिन असल में यह बहुत ही आसान है। स्टोइक कहते हैं, अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज को 2 टोकरियों में बांट दो। पहली में वह सब रखो जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, और दूसरी में वह सब जिस पर आप बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो पहली टोकरी में क्या है? सच कहूं तो ज्यादा कुछ नहीं। आपके विचार, आपके निर्णय, घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके फैसले और आपकी हरकतें, बस ये आपकी जिम्मेदारी का क्षेत्र है। और दूसरी बड़ी टोकरी में क्या है? मौसम, अर्थव्यवस्था, सड़कों पर ट्रैफिक जाम, दूसरे लोगों की आपके बारे में राय, आपका अतीत और किसी हद तक आपका स्वास्थ्य भी। आप इसे प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टोइक हमें सिखाते हैं कि अपनी 100% ऊर्जा पहली टोकरी पर लगाओ और दूसरी पर 0%। आइए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। आप एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रहे हैं। सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, तनाव। आप हॉर्न बजाने लगते हैं, दूसरे ड्राइवरों को कोसने लगते हैं, बार बार समय देखते हैं। लेकिन इसमें से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? कुछ नहीं। आपके गुस्से से ट्रैफिक जाम खत्म नहीं होगा। इस स्थिति में एक स्टोइक अलग तरह से सोचता है। वह मानता है, ट्रैफिक जाम मेरे नियंत्रण से बाहर है, मैं गाड़ियों को तेजी से नहीं चलवा सकता। लेकिन वह क्या नियंत्रित कर सकता है? अपनी प्रतिक्रिया। वह शांति से संगीत या कोई दिलचस्प पॉडकास्ट चला सकता है। वह फोन करके देर होने की सूचना दे सकता है, या बस इस समय का उपयोग सोचने या सांस लेने के लिए कर सकता है। वह अपना ध्यान बेकार के गुस्से से हटाकर उस चीज पर लगाता है जो उसके वश में है। फर्क महसूस होता है। और यही हम एक बड़े मिथक के पास आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्टोइक तो बस ऐसे भावनाहीन रोबोट होते हैं जो अपनी सारी भावनाओं को दबा देते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। एक स्टोइक को भी ट्रैफिक जाम में चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। वह कोई रोबोट नहीं है, लेकिन वह इस भावना को खुद पर हावी नहीं होने देगा। वह इसे देखेगा, खुद से कहेगा, ठीक है, यह चिड़चिड़ाहट है, और जानबूझकर इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने का चुनाव करेगा। यह दबाना नहीं, बल्कि प्रबंधन है। यह उदासीनता नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव है कि अपनी कीमती ऊर्जा कहां खर्च करनी है। ठीक है, अब तक हमने यह तो जान लिया है कि ध्यान किस पर देना है, उन बातों पर जो हमारे वश में है। लेकिन आगे कैसे बढ़े? निर्णय कैसे ले? स्टोइक विचारकों का जवाब बहुत सीधा है, हमेशा सदाचार को चुने। हो सकता है अभी कई लोग सोचें, उफ,
फिर वही नैतिकता पर उबाऊ भाषण। पर जरा रुकिए, स्टोइक विचारों में सदाचार का मतलब सिर्फ पुण्य या संत बनना नहीं है। ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। ये असल में एक मार्गदर्शिका है कि आप कैसे अपने सबसे बेहतरीन रूप में जी सकते हैं। उन्होंने 4 मुख्य गुण बताए हैं: प्रज्ञा, ज्ञान, न्याय, साहस और संयम। और बाकी सब, जैसे पैसा, सेहत, शोहरत, कामयाबी, को उन्होंने उदासीन चीजें कहा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उन्हें इनकी कोई परवाह नहीं थी। जाहिर है, बीमार और गरीब होने के बजाय स्वस्थ और अमीर होना ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये चीजें आपको जो अच्छा या बुरा इंसान नहीं बनाती। ये बाहरी है। आपका सदाचार, आपका चरित्र, वो भीतर का है और केवल इसी का वास्तविक मूल्य है। काम पर एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए। आपका बॉस आपसे कहता है कि ग्राहक के लिए रिपोर्ट को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ ताकि एक अच्छा सौदा पक्का हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक बड़ा बोनस मिलेगा। अगर आप मना करते हैं तो शायद अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लेंगे। यहाँ क्या है? बोनस एक उदासीन चीज है। यह अच्छा है, पर बाहरी है। आपका फैसला, झूठ बोलना या ईमानदार रहना, ये सदाचार या दुर्गुण का प्रकटीकरण है। यह आपकी आंतरिक पसंद है। एक स्टोइक व्यक्ति ईमानदारी चुनेगा, इसलिए नहीं कि उससे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान, जो एक न्यायपूर्ण कार्य पर आधारित है, किसी भी बोनस से कहीं ज्यादा कीमती है। वह समझता है कि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अपने ही सामने अपनी प्रतिष्ठा पर लगा दागा हमेशा रहेगा। वह अपने चरित्र को बाहरी फायदे से ऊपर रखता है। और इसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी है, जो हमें उन चीजों के पीछे भागने से आजाद करती है जो असल में हमें खुश नहीं करती। तो हमें पता है कि किस बात पर ध्यान देना है और किस सिद्धांत का पालन करना है। लेकिन उन भावनाओं का क्या करे जो हमें लगातार घेर लेती हैं? चिंता, क्रोध या नाराजगी का क्या करे? यहीं पर स्टोइसिज्म हमें शायद सबसे क्रांतिकारी विचार देता है। एपिक्टेटस का ये वाक्य याद रखिए, इंसान को चीजें नहीं, बल्कि उनके बारे में उसकी धारणाएं परेशान करती हैं। इसे एक बार फिर सुनिए, इंसान को चीजें नहीं, बल्कि उनके बारे में उसकी धारणाएं परेशान करती हैं। सारा दर्द, सारी नकारात्मकता, सारा तनाव बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर से पैदा होता है। यह किसी भी घटना के बारे में हमारे अपने आकलन, हमारे अपने निर्णय का परिणाम है। घटना अपने आप में तटस्थ होती है। आइए एक आसान लेकिन बहुत सटीक उदाहरण लेते हैं। नौकरी से निकाला जाना। एक व्यक्ति के लिए यह एक बड़ी आपदा होगी। वह सोचेगा, यह तो अंत है। मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मुझे कभी दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं अपने बिल कैसे चुकाऊंगा? ये विचार उसे घबराहट, हताशा और डिप्रेशन में डाल देंगे। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति इसी घटना, नौकरी छूटने का सामना करने पर अलग तरह से सोच सकता है। उदाहरण के लिए, अच्छा हुआ, मुझे ये नौकरी वैसे भी पसंद नहीं थी। अब मेरे पास कुछ ऐसा ढूंढने का मौका है जो मुझे सचमुच पसंद हो। या शायद मुझे अपना पेशा ही बदल देना चाहिए। यह एक नई शुरुआत का अवसर है। ये विचार उसे घबराहट नहीं, बल्कि उत्साह और उम्मीद देंगे। देखिए, घटना एक ही है, नौकरी छूटना, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग है। क्यों? क्योंकि नजरिए में बदलाव आया है। उस घटना के बारे में हमारा निर्णय बदल गया है। स्टोइसिज्म हमें थोड़ी देर रुकने को सिखाता है। जो हुआ है और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल है, और इसी अंतराल में हमारी आजादी है। यह चुनने की आजादी कि हम इस घटना की व्याख्या कैसे करेंगे। हम किसी समस्या को आपदा के रूप में देखना चुन सकते हैं, या हम उसमें एक चुनौती, एक सबक या एक अवसर देख सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। और जब आप इस बात को सचमुच समझते हैं, तो आपको अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण की चाबी मिल जाती है। आप बाहरी परिस्थितियों की कठपुतली होना बंद कर देते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया के वास्तुकार बन जाते हैं। अब हम एक ऐसी स्टोइक प्रथा की बात करेंगे जो शायद सबसे अनोखी है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। ये थोड़ी अजीब और शायद डरावनी भी लग सकती है। इसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं।
या अगर सरल शब्दों में कहें तो अनिष्ट का पूर्व चिंतन। यह क्या है? ये एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप जानबूझकर और विस्तार से ये कल्पना करते हैं कि कुछ बुरा पहले ही हो चुका है। सिर्फ क्या होगा अगर नहीं, बल्कि कल्पना करो कि ये हो चुका है। उदाहरण के लिए, आप कल्पना करते हैं कि आपने अपनी नौकरी खो दी है, आप अपने प्रियजन से अलग हो गए हैं, आपके घर में चोरी हो गई है, या आप गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। सुनकर ऐसा लगता है कि यह सीधे डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, है ना? लेकिन इस अभ्यास का प्रभाव ठीक इसके विपरीत होता है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यह जीवन की कठिनाइयों के खिलाफ एक तरह का सुरक्षा कवच है। जब आप पहले से ही सबसे बुरे परिदृश्य के बारे में सोच लेते हैं, तो वह उतना डरावना नहीं लगता। आप अपनी प्रतिक्रिया का पूर्वाभ्यास करते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, ठीक है, ये हो गया, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या विकल्प है? और आप समझेंगे कि सबसे खराब स्थिति में भी आपके पास लगभग हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। यह डर को उसकी जकड़न से मुक्त कर देता है। जब वास्तविक जीवन में कुछ बुरा होता है, तो आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। दूसरा, और शायद यह सबसे महत्वपूर्ण है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन कृतज्ञता विकसित करने का एक सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि आपने कुछ मूल्यवान खो दिया है, जैसे किसी प्रियजन को, अपना स्वास्थ्य या अपना घर, और फिर वास्तविकता में लौटते हैं और समझते हैं कि यह सब आपके पास है, तो आप इसकी सैकड़ों गुना ज्यादा कद्र करने लगते हैं। सेनेका ने सलाह दी थी, दिन की शुरुआत करते हुए खुद से कहो, हो सकता है मैं शाम तक जीवित न रहूं। यह उदास होने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए ताकि आप इस दिन को पूरी तरह और जागरूकता के साथ जी सके। नेगेटिव विजुअलाइजेशन निराशावाद नहीं है, यह एक रणनीतिक यथार्थवाद है जो हमें मुश्किलों के सामने ज्यादा मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि हम अभी यहीं जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लें। आखिरकार, हम स्टोइक दर्शन के दो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों तक पहुंच गए हैं। सुनने में ये थोड़े गंभीर या निराशावादी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये अविश्वसनीय स्वतंत्रता और जीवन के गहरे अर्थ का एहसास कराते हैं। ये प्रसिद्ध मेमेंटो मोरी और अमोर फाती है। चलिए, मेमेंटो मोरी से शुरुआत करते हैं। लैटिन में इसका अर्थ है मृत्यु को याद रखो। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक लगातार खुद को याद दिलाते थे कि जीवन नश्वर है। वे तो अपने डेस्क पर खोपड़ी रखते थे जो जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक थी। आखिर खुद को ऐसे क्यों भयभीत करना? इसका उद्देश्य भय में जीना नहीं था, बल्कि सभी अनावश्यक चीजों को त्यागना था। जब आप सचमुच यह जान लेते हैं कि आपका समय सीमित है, तो छोटी-मोटी परेशानियां, शिकायतें, बहसें और अनावश्यक चीजों के पीछे भागना सब बेमानी हो जाता है। आप खुद से सही सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैं अपने अनमोल पल किस पर खर्च कर रहा हूं? क्या यह वाकई जरूरी है? क्या मैं इसी तरह याद किया जाना चाहता हूं? मृत्यु का यह बोध सबसे शक्तिशाली फिल्टर है जो आपको मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। और दूसरा सिद्धांत है अमोर फाती, जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करो। यह विचार है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल सहन नहीं करना, बल्कि उसे अपनाना और यहां तक कि उससे प्रेम करना है। सब कुछ स्वीकार करना, अच्छा भी और बुरा भी। वास्तविकता से लड़ना नहीं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, चिल्लाना नहीं, बल्कि यह कहना है जो है वही ठीक है। यह निष्क्रियता नहीं है, बल्कि स्वीकार्यता का सर्वोच्च रूप है। यदि आपकी नौकरी चली गई, तो अमोर फाती का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, बल्कि खुद से कहना है, ठीक है, अभी मेरी यही वास्तविकता है। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्या सबक है? इसमें क्या अवसर छिपा है? इसका अर्थ है हर बाधा को दीवार नहीं, बल्कि एक सीढ़ी के रूप में देखना। अपने भाग्य से प्रेम करने का मतलब है जीवन पर भरोसा करना और यह समझना कि सबसे कठिन चुनौतियां भी आपके विकास और ज्ञान के मार्ग का हिस्सा हो सकती है। मेमेंटो मोरी और अमोर फाती मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत आधार बनाते हैं। पहला हमें कहता है, कार्य करो, पूरी तरह से जो,
क्योंकि समय बीत रहा है और दूसरा जोड़ता है, और जो कुछ भी यह जीवन तुम्हें देता है उसे एक वरदान के रूप में स्वीकार करो। और यहीं पर आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। कई लोग सोचते हैं कि स्टोइकवाद भावनाओं को दबाने, पत्थर जैसा निष्ठुर और हर चीज के प्रति उदासीन बनने के बारे में है, परंतु यह बिल्कुल भी सच नहीं है। स्टोइकवाद कुछ भी महसूस न करने के बारे में नहीं है। यह अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने देने के बारे में है। यह 21वीं सदी में आपके मन के लिए एक व्यावहारिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टोइकवाद की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके मुख्य विचारों को समाज के बिल्कुल अलग अलग वर्गों के लोगों ने अपनाया। विशाल साम्राज्य चलाने वाले सम्राट मार्कस ऑरेलियस और मालिक की मर्जी पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले दास एपिक्टेट, दोनों ने इन्हीं सिद्धांतों में सांत्वना और शक्ति पाई। यह साबित करता है कि हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिकता से तय होती है। स्टोइकवाद हमें जीवन के तूफानों से बचना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि अपने भीतर एक मजबूत जहाज कैसे बनाया जाए और तूफान के बीच में भी शांत कैसे रहा जाए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्राचीन पर इतने प्रासंगिक विचार उपयोगी लगे हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो न छूटे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपसे एक सवाल, आपको अभी कौन सा स्टोइक सिद्धांत सबसे उपयोगी लगता है? या हो सकता है कि मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने का आपका अपना कोई तरीका हो? टिप्पणियों में लिखें, पढ़कर बहुत दिलचस्प लगेगा।